बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी पाकिस्तानी मौजूद हैं उन तमाम को यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम हैं पाकिस्तान ट्रांसमिशन में, जो खुसूसी ट्रांसमिशन है 92 न्यूज़ की, उसमें मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी और मैं हूँ हमजा तारड़। आपको बहुत मुबारक हो, जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम आपको दे रहे हैं, आपने सबको ये मुबारक देनी है। और 74 साल जो हैं पाकिस्तान जो है, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, इसको बने हुए 74 साल हो गए और आज हम यौम आज़ादी की खुशियाँ मना रहे हैं और बहुत ही जोशो जज्बा है। अब झंडियाँ देख के इतना मुझे हो रही थी। अब हम उस तरह से तो झंडियाँ नहीं लगा रहे होते, वो एहतमाम नहीं कर रहे होते जो बचपन में किया करते थे, लेकिन बच्चों का जोशो जज्बा बहुत बच्चे अब भी वैसे ही सजा रहे हैं, घरों को सजा रहे हैं। झंडियाँ हमने देखी कि वैसे ही जोशो जज्बे के सब बच्चों ने लगाई हैं और कपड़े भी वैसे पहने हैं उन्होंने। और देखा जाए तो हमने तो पहने, बच्चों ने साथ साथ ग्लासेस, कैप्स, हर चीज़। और लड़कियों की बात करें, छोटी छोटी जो बच्ची इतनी प्यारी, उन्होंने हाथों में चूड़ियाँ भी पहन रखी हैं, ग्रीन और वाइट। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है। सबसे अहम चीज़ ये है कि हमने ये मुमलिकत हासिल तो कर ली, हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से जिंदा कौमें अपने मुल्क की आज़ादी का जश्न तजदीद अहद के साथ सजदा शुक्र अदा करके मनाया करती हैं। और साथ ही हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि हमें ये आज़ादी प्लेट में रख कर पेश नहीं की गई है। बिल्कुल, इस आज़ादी की राह में हमारे बुजुर्गों ने बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की थी। लाखों मर्दो जन को आज़ादी हासिल करने के लिए आगो खून के दरिया में से गुजरना पड़ा, लेकिन काफिला आज़ादी है वो रवा दवा रहा और आज़ादी हासिल करके ही दम लिया। अच्छा, आज़ादी का जो हुसूल है वो यकीनन एक बहुत मुश्किल मरहला था और इसमें खुदावंद ताला की रहमत और रहनुमाई और मदद हासिल थी, जिसने हमें आज़ादी जैसी नेमत से नवाजा। और इसीलिए अल्लाह ताला का जितना भी हम शुक्र अदा करें वो कम होगा। कल हुसूल आज़ादी पाकिस्तान की जद्दोजहद थी और आज तामीर वतन की जद्दोजहद की ज़रूरत है। आज फिर हमें तहरीक आज़ादी पाकिस्तान जैसे जज्बे की ज़रूरत है। अच्छा, हमें फिर से एक कौम बनना है और आज के दिन यह अहद करना होगा कि सबूत देंगे वफा का यूं इश्तबाह गलत, मिला के खाक में रख देंगे हर सिपाह गलत, और बरब्बे ख्वाबा हम आंखें निकाल छोड़ेंगे, उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाह गलत। तो ये जज्बा है जो होना चाहिए। और अभी हम अपने मेहमानों से आपको मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ बड़े ही बेहतरीन, खूबसूरत, आप सब भी बहुत पसंद करते हैं, हमें भी बड़ी मोहब्बत है, हमने मेहमान बुलाया है। सबसे पहले आपका तारुफ करवाते हैं। गुलकार जवाद अहमद साहब सरबराह हैं बराबरी पार्टी के, हमारे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बुलाने का। हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, MPA सानिया कामरान, और ये पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए वुमेन डेवलपमेंट भी हैं। सानिया साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके बहुत, आप उनको चाहते हैं, हम बहुत चाहते हैं, डॉक्टर उमर आदिल साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मेहरबानी कि इस खुशी के दिन पे हमें आपने अपनी खुशियों में और हमने आपको अपनी खुशियों में शामिल किया। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपका ज़्यादा शुक्रिया वक्त निकाल के आए हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं छोटी सी एक बात आपको कहूँ, आपने शुरू में बहुत आला बात कही कि बुजुर्गों से पूछिए। मैं चूँकि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ तो मेरा बहुत सारा ताल्लुक ऐसे मरीजों के साथ होता है जिन्होंने वाकई पाकिस्तान को बनते देखा। भैया, जिस तरह खाने की खुशी भूखे से पूछो, उस तरह आज़ादी की खुशी एक गुलाम महकूम कौम से पूछो। वो लोग जब जिक्र करते हैं इस दिन का कि जिस दिन रेडियो पाकिस्तान पे ऐलान हुआ कि ये रेडियो पाकिस्तान है, तो उनकी आंखों में अभी तक आंसू उसी तरह रवां होते हैं कि जिस तरह उस दिन हुए थे। बिल्कुल हम एक खुशकिस्मत नस्ल हैं, हमने वाकई देखी नहीं महकूमी, तो हमें तो शायद वो कदर नहीं है, लेकिन कदर करनी जरूरी भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब, इधर सी बात का आगाज़ करते हैं कि कदर कैसे की जा सकती है। जब कहते हैं कि पेरेंट्स भी जब कहते हैं ना कि आपने वो मुश्किलात नहीं देखी जो मुश्किलात हमने देखी थी, आपको तो बहुत ज़्यादा आसाइशें मिली हैं, तो आपको कदर नहीं हो सकती। तो ये कदर कैसे होगी जब हमने वो मुश्किलात ही नहीं देखी? कदर ऐसे होगी कि आप वो सारा वाकया पढ़ें कि किस तरह इस पूरे बड़े हिंदुस्तान में से हमने लिए अपने दो अलग अलग विंग्स तराशे और कितनी मुश्किलात उसमें थी। और एक कदर वो कीजिए कि जिस शख्स ने ये ख्वाब देखा उसको खुदा ने इल्हाम के तौर पर उस पर यह ख्वाब उतारा, और जिस शख्स ने वाकई अंग्रेज़ों, हिंदुओं और सिखों का मुकाबला करते हुए
अपनी कोशिश और जिद से ये वतन आपके लिए हासिल किया, उसकी ज़िंदगी के बारे में पढ़िए। जश्न आज़ादी की बात होती है ना कि बचपन की, सानिया साहिबा अगर हम बात करें बचपन में कैसे जश्न आज़ादी मनाया करते थे, वो तो जज्बा बचपन में होता होगा आप में, अब कैसे आप बनाती हैं? आप मतलब एक तो हुकूमती नुमाइंदा भी हैं, तो उस लिहाज से किस तरह से मनाते हैं? मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझती हूँ कि ये तरबियत और ये चीज़ जो थी ना, हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से ही बहुत सिखाई, और उन्होंने हमेशा यही कहा कि जब आप अपने घर से अपने प्रोफेशन में, चाहे आप पढ़ाई के लिए निकलें, अपने जॉब के लिए निकलें, या आप कुछ करने के लिए भी निकलें, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो क्रिकेट खेलते थे, तो वो कहते हैं जब हम अपने स्टेडियम में निकलते हैं, अपने ग्राउंड में निकलते थे, तो हम जहाद पे निकलते थे कि हमने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो हमारी आवाम जहाँ पे भी पाकिस्तानी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, वो जो काम भी करें वो ये सोच के करें कि हमने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। और हमें भी मतलब मैं ये समझती हूँ कि बचपन से ही था कि हमने मुल्क के लिए कुछ करना है और एक मार्क छोड़ के जाना है, कोई ऐसा काम मैं अपने मुल्क के लिए कर जाऊँ कि मेरे आने वाले बच्चे और जो इस कौम के जो नई नस्ल है वो याद रखे हमें कि हमारी जनरेशन ने भी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जो नाम और इज़्ज़त हमारे मुल्क को जो हमें दी है, वो उसका जो है हम हक अदा कर सकें। क्या बात है। अच्छा जवाद भाई, बतौरे स्टूडेंट जश्न आज़ादी जो है आ जाए, कैसा दिन गुजरता था? फिर आप बतौरे मतलब गुलूकार कैसा था, और अब बतौरे सियासतदान कैसा है? 3 फेज़ हैं मुख्तलिफ, कई और भी होंगे लेकिन ये जो है ना 3 मेन फेज़ हैं, इसमें कैसी चेंजेस आती रही हैं? अच्छा, एक चीज़ जो है ना जो कभी नहीं हुई, तीनों जो मेरे अदवार हैं, वो ये कि कॉस्मेटिकली ना मैंने कभी जश्न आज़ादी नहीं मनाया, मतलब मैंने झंडियाँ नहीं लहराई कभी, अच्छा, या मफल निकाल के मोटरसाइकिल नहीं चलाई, इस तरह नहीं किया। लेकिन मैं चूँकि मेरे वालिदैन थे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे दोनों, तो मुझे उनकी किताबें पढ़ने का बचपन से शौक़ था। ये मेरी पूरी फैमिली भी गवाह है, मेरे दोस्त भी सारे। तो मेरा पॉलिटिकल एक एंगल था पूरा पाकिस्तान को देखने का, तो मैं इसको हमेशा इस तरह देखता था और आज भी देखता हूँ। अच्छा जवाब, मैं आपको एक बात बताऊँ, शायद आपके इल्म में ना हो, कि मेरे वालिद आपके वालिद साहब के स्टूडेंट थे। अच्छा वाह पॉलिटिकल साइंस पढ़ा उन्होंने? जी बिल्कुल। अच्छा वाह। तो वो मतलब उनके स्टूडेंट थे, मुझे एक दफ़ा मेरे वालिद साहब ने बताया। तो फिर वो जो चीज़ है एक जो होती है ना कि हुब्बुल वतनी और एक पैट्रियटिज्म, वो एक मेरे ख्याल से चलता है और वो बचपन से ही शुरू होता है और वो पनपते पनपते बड़े होने तक आपके प्रोफेशंस में झलकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर रिमेम्बरिंग माय फादर एंड योर फादर एट द सेम टाइम, बहुत शुक्रिया। तो वो मेरे जो फादर हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाते थे, वहीं से मेरे ख्याल पढ़े होंगे। तो उस वक्त ना मैं जिस तरह देखता था ना, वो आज भी देखता हूँ। तो पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत मुल्क है, इसके अंदर सारे मौसम हैं, इधर दरिया, समंदर, पहाड़, सहरा, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना, मैदान तो है ही ऑफ कोर्स। तो इस मुल्क के अंदर एक प्रॉब्लम है सिर्फ, और वो मेरा ख्याल है हम हल इंशाल्लाह करेंगे मिल के, कि इस मुल्क में गुर्बत है बहुत, और 85% लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गुर्बत है। मतलब आप देखें ना कि 20,000 मिनिमम वेज है आज भी पाकिस्तान में, तो ये कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। हमने एक साइड लाइन कर दिया है बहुत बड़ी पॉपुलेशन के हिस्से को। तो मैं इस तरह अगर देखूं तो मुझे लगता है कि जैसे एक एलीट कैप्चर है पूरा जो स्टेट को जो चला रहा है, तो उसके अंदर मुझे लगता है जो हमारी पार्टी का भी मैनिफेस्टो है कि हमें आम लोगों को पोलिटिसाइज करना है, मोबिलाइज करना है पॉलिटिकली, आम लोग। झंडियाँ क्यों नहीं लहराई हैं? चलें सैलेंसर वाला आपने बहुत अच्छा किया, बाइक आपने उस तरह नहीं निकाली। अच्छा मुझे थोड़ा सा गिला है आप दोनों से, वही गिला ये है कि हर एक से पूछ रहे हैं कि बचपन कैसा। मुझसे पूछा नहीं कि बचपन में तुम क्या करते थे जो हमें आज़ादी में। माना कि मेरा बचपन 200 साल पहले था, इसका ये मतलब तहरीक आज़ादी से शुरू करें। सर तहरीक आज़ादी क्या बात होगी, हम तो देखें, हम तो मुगल दौर से शुरू करेंगे। एक मैं छोटी सी यहाँ जवाब एक बात बताऊँ, आई हैव बीन वेरी प्रिविलेज्ड इन अ पर्टिकुलर वे। आप मेरा बचपन जब मैं बहुत छोटा था, स्कूल जाता था, तो मेरा कराची में गुजरा। माई नेक्स्ट डोर नेबर वॉज अ वेरी ओल्ड लेडी, जो कि एक बहुत बड़े महल के अंदर एक बेडरूम के अंदर लेटी रहती थी, और उसी कमरे में दूसरी तरफ उनका बेटा जो उतना ही बीमार था वो लेटा रहता था। एंड बिकॉज इट वॉज अ ह्यूज हाउस, इट वॉज लाइक अ फेरी टेल लाइक कासल। तो मैं वहाँ जाता था और फिरता रहता था। वो वक्त बहुत बेहतर था, किसी को किसी के यहाँ जाने पे कोई इतराज़ नहीं था। और फिर उन खातून के पास मैंने जाना, उनको कुछ मेरी बातें समझ आती नहीं थी, कुछ मुझे उनकी समझ नहीं आती थी। बट एज आई ग्रू ओल्डर मुझे ख्याल आया कि मैं ये किसके साथ वक्त गुजार रहा हूँ। The house that I used to go to was Mohatta Palace, the official residence of the Qaid. And the lady lying in that room was Mohtarma Shirin Bai, one of the only sisters of the Qaid who outlived all her siblings till we all grew up. और मुझे एक ही बात उनकी याद है, हर थोड़ी देर बाद कहती थी
मिस जिना ये करती थी, मिस जिना ये करती थी। अपनी बड़ी बहन को, मादरे मिल्लत को वो मिस जिना कहती थी। और एक दिन जब उनकी तबीयत बेहतर थी, ये मैं हल्फिया बात कह रहा हूँ, शी टुक मी अपस्टेयर्स टू वन ऑफ द बैक बेडरूम्स ऑफ दैट होटा पैलेस। और वहाँ जब दरवाज़ा खुला तो उन्होंने कहा कि यहाँ मिस जिना रहती थी। और मुझे वो वाक़या बड़ी अच्छी तरह ये पूरा सीन याद है। अपने भाई का तस्करा कम करती थी आउट ऑफ रिस्पेक्ट रियली। और उसके बाद में एक और खुशकिस्मती मेरी ये थी कि जब हम यहाँ पे आए लाहौर में, तो आई लिव्ड विद माई पेरेंट्स इन मॉडल टाउन। अगेन आवर नेक्स्ट डोर नेबर वॉज अ हाउस विच वॉज अ वेरी डिजर्टेड, बड़ा स्ट्रेंज सा घर था। और वहाँ भी एक कमरे में एक बहुत बड़ी उम्र की खातून बस लेटी रहती थी, बीमार थी। लेकिन तब तक मैं होश आ चुकी थी। मेरी जब होश आई तो ऐसी वैसी होश आई, मैंने तो लोगों की होश उड़ा दी। वो घर जो था वो मॉडल टाउन के अव्वलीन घरों में से एक घर था। और हमजा वो आज भी मौजूद है। वो घर वो था जहाँ पे एक शायर के ऊपर इल्हाम की तरह कौमी तराना उतरा था। वो जनाब हफीज जलंधरी साहब का घर था। और उनकी बेगम मोहतरमा खुर्शीद जलंधरी साहब वहाँ पे मुकीम थी, आज उनकी बेटी हैं। तो मेरा जो वाकई जो मेरा बचपन था उसके अंदर यौम आज़ादी वॉज एन एन्चांटेड ये सिर्फ झंडे लहराने वाली बात नहीं थी। लेकिन इस बार जो है ना, जिस तरह कोविड की सिचुएशन है और ग्लोबल वार्मिंग के जो है, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो इस वक्त पैगाम है वो यही है कि इस बार जो है 14 अगस्त पे पौधा लगाएं और शजरकारी करें, और बजाय इसके कि आप बाकी चीज़ों पे इन्वेस्ट करें और टाइम लगाएं, आप अपने घरों में छोटी छोटी तकरीब रखें। हमने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान बनाना है। मिलकर क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बने और एक दरख्त अपने घर में भी लगाएं, पार्क में भी लगाएं, और कोशिश करें कि फलदार दरख्त लगाएं। बिल्कुल ज़बरदस्त। हमें ख़वातीन के किरदार के बारे में आप बताएं कि हम जिस वक्त बात करते हैं कि पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिशें की जा रही थी, ख़वातीन का किरदार बड़ा अहम था। और आज आप क्या देखती हैं कि आज भी क्या ख़वातीन का किरदार वैसे ही है? और ख़वातीन के किरदार में जब वो अपना रोल अदा करना चाह रही हैं तो कोई रुकावटें नहीं डाली जाती? मैं तो हमसा कहूँगी कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि सबसे पहले तो मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना का जो रोल रहा कायद के साथ, वो एक बहुत इंस्पिरेशनल लेडी, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस रहे हैं ख़वातीन के। और उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान मेरे ख्याल से एक वाहिद मुल्क था जिसमें प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा बनी, और फिर उनकी जो खिदमात थी और सारा पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, लेकिन बहैसियत एक खातून उन्होंने एक बड़ा अच्छा और पॉजिटिव रोल मुल्क के लिए अदा किया। उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब आई तो खान साहब ने भी, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ख़वातीन को हमेशा फ्रंट रो पे रखा, उनको फुल रिप्रेजेंटेशन दी, इज़्ज़त दी। और उन्होंने हमेशा जब भी तहरीक इंसाफ में हकूक़ की बात की तो ख़वातीन के हकूक़ और उनके जायदाद के हकूक़ और उनकी वुमेन एम्पावरमेंट की बात की। और मैं बड़ा लकी महसूस करती हूँ कि असेंबली में आकर भी जब हम हुकूमत में हैं तो बीइंग एन MPA मुझे जो जिम्मेदारी मिली है वो भी पार्लिमानी सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट की मिली है। और मैंने काम भी पिछले चंद साल जो किया है वो पंजाब में वुमेन एम्पावरमेंट पे और एज ए प्रेसिडेंट किया है। तो आई हैव विजिटेड 36 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब इंटायर, और उसके अलावा तो हमारे विजिट्स होते ही हैं पूरे मुल्क में। लेकिन मैंने ये देखा है कि आज की ख़वातीन जो हैं वो बहुत बाशऊर हैं। वालिदैन जो हैं वो तालीम की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। और आज तो वैसे भी आपकी बात बढ़ाऊंगा अगर आप इजाज़त दीजिए। अ लीडर लीड्स बाय एग्जाम्पल। आप कभी देखिए कि हमारे कायद जब भी कहीं अकेले के अलावा खड़े हुए हैं तो उनके हमेशा साथ कौन थी? उनकी बहन। सर पे दुपट्टा, बेहतरीन सिल्क का लहंगा गरारा पहना हुआ, एक पर्स की लड़ी, मगर पुरअज़्म खातून। शी वॉज नॉट शव्ड एट द बैक, शी वॉज नॉट केप्ट होम। और इकरा तुम क्योंकि बच्ची हो शायद तुम्हें ना पता हो, मादरे मिल्लत जो हैं उनकी अगर ज़िंदगी को देखिए तो मादरे मिल्लत घर से उठ के आ नहीं गई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। मदर ऑफ द नेशन went to the dental college in Bombay. She became an accomplished dentist and she was a practicing dentist. तो क्या 1945 के अंदर ये मिसाल मौजूद नहीं थी? और मैं एक और शख्स और एक और खातून का जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग भूल गए हैं। हमारे जो हमारे बहुत बड़े पहले वज़ीर आज़म थे जनाब लियाकत अली खान साहब, उनके साथ देखिए तो हमेशा उनके साथ बेगम राना लियाकत अली खान साहब। और बेगम राना लियाकत अली खान वॉज अ कन्वर्टेड मुस्लिम फ्रॉम अ हिंदू फैमिली। और क्या उस औरत ने आखिर तक एक फ़ाल औरत का पूरा किरदार अदा किया। शी लेटर ऑन वेंट ऑन टू बिकम द गवर्नर ऑफ सिंध।
and she later on went on to become the diplomat and the ambassador of Pakistan to various countries, one of which was Netherlands. और वो इतनी अकम्पलिश खातून थी, द क्वीन ऑफ नेदरलैंड यूज्ड टू इनवाइट हर टू अ पैलेस, और वहाँ जाके वो खेलती थी उनके साथ चेस और हमेशा हरा देती थी। और आज ना जो खवातीन का जो किरदार है वो तो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मजबूत भी रहा है और बड़ा अच्छा भी रहा है, लेकिन आज की खवातीन को भी क्योंकि उन्हीं से सीखना है, हमने उन्हीं की जो फुट स्टेप्स हैं उन पर कदम रखना है। स्पेशली साथ ही साथ आपकी जो पॉपुलेशन है 52% खवातीन को बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए चाइना ने भी जो तरक्की की है उन्होंने तब किया जब उनकी इंटायर पॉपुलेशन ने मिल के इकट्ठे काम किया और उन्होंने कहा पहिया चलना चाहिए, चाहे उन्होंने तो वो कह रहे हैं ना, असल में बात यह है कि आपके जो हुक्मरान होते हैं वो एग्जाम्पल सेट करते हैं। ना तो मैंने कभी प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी खातून देखी हैं और ना ही मैंने कभी उस्मान बुज़दार के साथ देखी हैं। मसला ये है कि जब तक आप इस लेवल पे, हाईएस्ट लेवल पे औरतों को ये इज़्ज़त नहीं देंगे कि साथ खड़ा करके लोगों को पैगाम दें कि ये इस तरह होता है। और ये देखें अमेरिका में स्पेशली आप जाके देखें, सबसे बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है इस वक्त, जब भी प्रेसिडेंट आएगा उसके साथ उसकी बीवी खड़ी होगी। तो जब आप एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले एम्पावरमेंट आपके हाईएस्ट ऑफिस से स्टार्ट होती है, और अगर आप वहाँ नहीं ना होती तो फिर आप जितनी मर्जी बातें कर लें, बड़ा मुश्किल होता है कि आप लोगों तक ये बात पहुंचा सकें। साथ खड़ा करना जरूरी है अलामत के तौर पे, या बहुत वैसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी है। मैं आई टोटली एग्री विद जवाद एट दिस पॉइंट, बिल्कुल। और मेरे ख्याल में मैं तो खुद अपने वज़ीर आज़म को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, हज़ूर वाला जो हमारी फर्स्ट लेडी हैं, शी इज़ अ कंप्लीट इमेज ऑफ हाउ अ फर्स्ट लेडी ऑफ अ मुस्लिम स्टेट शुड बी। और वाकई उनको अपने मियाँ के शाना बशाना बहुत ज़्यादा खड़ा होना चाहिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिल का तकवीयत का सहारा बनना चाहिए। मैं कहूँगा प्लीज सानिया नोट दिस एंड कन्वे माय मैसेज। आप ना करेंगे तो मेरे डायरेक्ट ताल्लुकात भी हैं। आपका मैसेज कैसे हो डॉक्टर गया? साहब, एक सेकंड, मैं ये कहूँगा कि कंप्लीट ना गए, डाइवर्सिफाइड गए। ये भी एक इमेज है, ये भी एक इमेज है, वो भी एक इमेज है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सी खवातीन हैं, डिफरेंट तरीके से ड्रेसअप होती हैं, डिफरेंट तरीके से अपने आप को वो कहते हैं ना कैरी करती हैं, तो वो भी एक इमेज है, ये भी एक इमेज है। चादर, ये इख्तियार हम खातून अव्वल तक ही रखते हैं कि ये खातून अव्वल का इख्तियार होना चाहिए कि वो क्या फैसला करती हैं, वो ठीक है, ना कि वज़ीर आज़म साहब का भी इसमें इख्तियार होना चाहिए। मैं अप्रिशिएट करूंगी कि खातून अव्वल की जो खिदमात हैं इस वक्त, जो हम देखते हैं कि जिस तरह पनाह गाहें वाला आइडिया था या लंगर खानों का आइडिया था, या लॉकडाउन जो है वो एक स्मार्ट लॉकडाउन की तरह होना चाहिए, कंप्लीट नहीं, ताकि दिहाड़ीदार लोगों के लिए भी। आई थिंक उनका जो विजन है वो हमें नज़र आ रहा है पार्टी के अंदर भी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर भी कहीं ना कहीं। लेकिन बिल्कुल हम चाहेंगे कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ उनको मुख्तलिफ जगहों पर देखें। मेरे ख्याल से डेलीगेशंस में तो हम देखते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल जो डिसीजंस हैं या कैबिनेट है तो उसमें तो ऑब्वियसली अच्छा, मैं वैसे एक सेकंड में बड़ा देखिए, मैं इस बारे में बोलना चाहूँगा। मैंने भी रिसेंटली ये गाना किया है, उसका नाम ये है कि ये हमारी ही बहन बेटियां हैं, ये माएँ भी हैं, बीवियां हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर हम अपनी माओं, बहनों, बेटियों, जिस तरह इन्होंने भी कहा सानिया साहबा ने, कि हम अपने उनका ख्याल करते हैं और सारा मसला यहाँ पे नहीं है। मसला ये है कि हम दूसरों की माओं, बहनों, बेटियों और उनकी जो बीवियां हैं उनका ख्याल करें। और यहाँ पे प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉब्लम सबसे बड़ी हो रही है ये कि लोग जज करते हैं एक दूसरे को, और जज भी इस हद तक करते हैं कि मैंने अपना जो फील्ड है हमारा शोबिस का, जिसके अंदर आप याद रखें शोबिस का फील्ड जो होता है पूरी दुनिया में जहाँ पर भी कल्चरल नॉर्म्स होती हैं उससे थोड़ा सा एडवांस्ड होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि आपने कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करने होते हैं स्क्रीन पे, तमाम कैरेक्टर्स करने होते हैं जो भी सोसाइटी में मौजूद हैं। मुजरिम भी करना होता है और आपने पुलिस वाला भी करना होता है, आपने हर किस्म की औरत भी करनी होती है। तो आपको लिबर्टी मिलती है आर्टिस्टिक, आपको एक पोएटिक लिबर्टी, आर्टिस्टिक लिबर्टी मिलती है। पाकिस्तान जो है इस वक्त, इसमें हमें औरतों को साथ सिक्योरिटी भी देनी है, सिर्फ तालीम और उसकी बात काफ़ी नहीं है काम करवाने की कि जी आप एम्प्लॉयमेंट लें। वो एम्प्लॉयमेंट और काम और पढ़ाई के साथ आपको तहफ़्फ़ुज़ तो देना है ना, एनवायरनमेंट भी होनी चाहिए। बिल्कुल, बात को इधर से कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं जश्न आज़ादी की खुशियाँ जारी। बिल्कुल।
वेलकम बैक टू हम है पाकिस्तान। खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, आज़ादी का जश्न जारी है और जोश और जज्बा क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो हम शुरू करते हैं। अब जवाद साहब आपसे शुरू करेंगे कि जिस तरह से हम देखते हैं ना कि फ़नूनी लतीफ़ा के ज़रिए पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बहुत ज़्यादा हम अच्छे तरीके से उजागर कर सकते हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, सॉफ्ट इमेज तो आता ही 3-4 चीज़ों से है। एक तो स्पोर्ट्स से, फिर मौसीकी सबसे ज़्यादा इसमें शोबिस के अंदर इसमें पार्ट प्ले करती है अपना। और हमने ये देखा कि एक ऐसे आदमी जो कि इलेक्टेड भी नहीं थे, परवेज़ मुशर्रफ जो थे जनरल थे, उनके ज़माने में हमने देखा कि मौसीकी के थ्रू पूरा दुनिया में पाकिस्तान का नाम गया। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट पैदा हुए, बहुत बड़ी खेप आई। अच्छा, दूसरी फिर एक फ़िल्म है, उसके बाद ड्रामा है। इस तरह की चीज़ों से मेरा ख्याल है प्रमोट होता है पाकिस्तान का नाम। तो मेरा ख्याल है कि लोगों ने बहुत काम किया इसके ऊपर। इसमें मैं जो एक सिर्फ कमी समझता हूँ वो ये है कि जो लोग जिनको हम कहते हैं ना, जो लर्नड होते हैं अपने प्रोफेशन के अंदर या वो सीखते हैं, ट्रेन करते हैं अपने आप को, उनकी जगह बनानी ज़रूरी थी। अब वो ऐसे सब बन रही है। जैसे अभी इस प्रोग्राम में भी आप देखेंगे लोग आएंगे, वो गाएंगे, इतना अच्छा गाएंगे कि मैं नहीं गा सकता वैसा। हमने एक ही कमाल किया था, हमारी जो खेप थी उसने, कि हमने गाने अच्छे बनाए थे। हम गाना बनाते थे। तो जो गाना है वो अलग चीज़ है और गाना बनाना वो अलग चीज़ है। तो हमारी प्रोडक्ट होती थी बेसिकली, वो प्रोडक्ट जो लोगों को अच्छी लगती थी। लेकिन अगर गायकी आप देखें तो हमारी कोई इतनी ख़ास उस तरह नहीं है, हमको बहुत ट्रेंड लोग नहीं हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि लोग ट्रेंड आ रहे हैं बहुत। पाकिस्तान का इमेज जो है, जो सॉफ्ट इमेज आप बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के सिंगर सबसे ज़्यादा लेके जा सकते हैं पूरी दुनिया में। उसके बाद ऑफ कोर्स आपकी फ़िल्म लेके जा सकती है। और मेरा ख्याल है इस पर काम होना चाहिए। और गवर्नमेंट को हमारी जो कल्चरल स्पेशली जो मिनिस्ट्री होती है, जो कि आजकल है ही नहीं, तो इस तरह की वो क्या करें, इस मुल्क के अंदर बड़ा प्रॉब्लम्स हैं। तो वो उनका ये फ़र्ज़ है और उनको करना चाहिए। ठीक है, और पूरी दुनिया में लेके जाना चाहिए। यही आपको यहीं से ही नहीं, एक्टर्स के और फनकारों के तहफ़्फ़ुज़ात तो हम कन्वे करते ही रहते हैं मिनिस्ट्री को, लेकिन इसके साथ टूरिज़्म जो है ना, उसको भी हम लोग फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, गवादर तक। और मेरे ख्याल से जितना टूरिस्ट आए और वो महसूस करें अपने आप को सेफ़, और जिस तरह दहशतगर्दी इस वक्त ना होने के बिल्कुल ही हमने कंट्रोल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। पाक फ़ौज को हम इस दिन हमेशा सैल्यूट करते हैं, नेवी को, आर्मी को, आपके जो एयर फोर्स को, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को। और स्पेशली कोविड के हालात में जो फ्रंट लाइन हमारे सोल्जर्स थे, डॉक्टर्स, नर्सेज, इन हालात में जो पिछले 2 साल कोविड के साथ गुजरे, मेरे ख्याल से सबका जो किरदार है वो बेहतरीन था। सबको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। के बारे में हमारी यंग जनरेशन जो है, यूथ है, उसको पता होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए पहले जैसे ड्रामे जो बना करते थे, मूवीज बना करती थी, वो बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप नहीं देखती कि उस पर काम होने की ज़रूरत है? गवर्नमेंट को मुझे अपने बचपन का जो है वो याद है, अल्फा ब्रावो चार्ली, एंड आई थिंक इट वाज क्लासिक। और आज भी अगर उसको प्ले करें तो हमारी यंग जनरेशन भी अगर उसको देखे तो देयर वाज अ लॉट टू लर्न। हालांकि वो एक सिंपल 3 सोल्जर्स की लाइफ थी, बट वो जो उनके प्रिंसिपल्स और उनका जो माइंड मेंटालिटी थी वो बड़ा देखने वाली थी। और आई होप कि जो न्यू जनरेशन है वो अंडरस्टैंड करती है, बेहतरीन है, पॉजिटिव जा रही है। 74 बरस क्या कुछ अचीव किया और अब फोकस किन चीज़ों पे होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल अचीव नहीं किया। उसकी वजह यह है कि लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट द होल थिंग। हमारा हर चीज़ का जो गोल्डन पीरियड है वो 60 से शुरू होकर 70s पे ख़त्म हो गया। आप फिल्मों की बात करने लगे हैं, क्या बात करते हैं हम लोग? हम यही करते हैं कि यार ब्लैक एंड वाइट फिल्में थी लेकिन सुनहरे रंग की थी। हमारे टेलीविज़न का बेहतरीन दौर जो था वो 70s के बाद ख़त्म हो गया। दूसरी बात अब यह है आपका स्पोर्ट्स का। अभी मियाँ इसी हफ्ते आपने ओलंपिक्स ख़त्म किया है। दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जो कि कई सोने के तमगे लाता था। मुझे बताइए कांसी का तमगा नहीं किसी को मिल सका। तो आप कह रहे हैं ना कि हमने क्या अचीव किया? वी डिड गो अप and then we took a nose dive into everything. हमारी एयरलाइन दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन थी, आपकी रेलवे तबाह हाल हो गई है। आप मुझे ये बताइए कौन सी चीज़ के बारे में आप ये कहेंगे कि हाँ वी आर ऑन द वे अप? We are actually nose diving into the worst decline possible. We did take up a good flight, but then somewhere the engines failed and the pilot did not have a clue. मेरी बात का Now गलत we have a new pilot and I hope कि 3 साल की जो पॉलिसीज हमने बनाई हैं और एक बेहतरी की तरफ हम चीज़ों को लेकर जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने। सानिया, we have a new pilot, but we have the same co-pilots and the same chief person and the same air hostesses. But the problem is that this pilot actually
brought Ertugrul in Pakistan. सर मुझे पता है ये एक आदमी लेके आया। देखिए मैं बिल्कुल समझता हूँ। देखिए एक मैं छोटी सी बात आपको बताऊँ, हजूर वाला देयर वाज नथिंग बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान टेलीविजन। वो भी ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है, मैं सिर्फ छोटी सी बात ये तो नहीं कि आप इट इज फार बेटर देन गेम्स ऑफ थ्रोन कि आप देखिए सानिया ऑन अ वेरी सीरियस नोट, लेट मी जस्ट टेल यू वन फैक्ट। आप में से हम सारे लोग जो बैठे हुए हैं और ये सब लोग जो हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, everybody pays 100 rupees per day to the per month to national channel, whether you watch it or not. आपको ये पता है कि मैं सिंपल सा हिसाब बताऊंगा आपको 2 मिनट के अंदर, हमारे पास कितने पेइंग बिल्स हैं? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ लोग जब हर महीने 100 रुपए देते हैं, आपको पता है एक साल में कितने अरब बनता है? इतने अरब बनता है। मुझे बताइए इतना अरब अपने पेट में डाल के भी 3.5 अरब बनता है? 3.5 अरब नहीं बनता, साल का सोचें कितना बनता है? साल का 40 अरब से ज्यादा बनता है, 40 अरब से ज्यादा। मुझे बताइए 40 अरब रुपया आप एक इंडस्ट्री को दे रहे हैं, जस्ट वन चैनल, और वो चैनल जो है अपना ड्रामा नहीं प्रोड्यूस कर सकता। उसके अंदर तो उन्होंने कहा था कि हम बड़ी रिफॉर्म्स लेके आएंगे। हम जो है ना थोड़ी सी 14 अगस्त के हवाले से बात करते हैं, जवाद भाई मिली नगमे नहीं, बिकॉज वो जो 20 से 30 साल का वो जो एक था ना ब्लैकआउट हुआ था, उसको दोबारा लाइट देने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो लेट्स होप चलो 2 साल रह गए, 3 साल हो गया, उसको भी हम देख लेंगे। अच्छा जवाद भाई, मिली नगमे जब इंसान सुनता है उस पर बहुत ही वो समझता है, मुहिब्बे वतन वो होता है, उसको बहुत अच्छा जज्बा उसके अंदर पैदा होता है। लेकिन जिस वक्त वो बनाए जा रहे होते हैं और आप लोग गा रहे होते हैं, तब क्या फीलिंग होती है? मैं वो बता नहीं सकता। कई दफ़ा जब मैंने ये गाना बनाया था ना, रहे ना रहे ये जीवन कभी, बिल्कुल दोस्ती, ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत, तो आप बिलीव करें कि जब मैं वो गा रहा था तो पता नहीं आपको नज़र आता है कि नहीं आता उसमें, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। क्योंकि आपको अपने वतन से ना एक ख़ास किस्म की मोहब्बत होती है, आपको अपने लोगों से मोहब्बत होती है, अपनी ज़मीन से होती है, अपने मोहल्ले से होती है, अपने दरियाओं समुद्रों से होती है। तो वो आप गाने के अंदर जितनी डाल सकते हैं आप डालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये जो आपने मेरे यार वाला बताया ना नगमा, ये हम लोग भी जब सुनते थे ना, तो हम लोगों की वाकई में हम लोगों की अपनी आंखों में आंसू आए थे कि इतना वो इमोशनल है, इतना इमोशनली मतलब हम लोग अंदर डूब जाते हैं। तब इस तरीके से ये तो यूट्यूब वगैरह इस तरह से चीज़ें मौजूद नहीं थी, तो हम ना मोबाइल के अंदर पैसों से जाके ना वो डाउनलोड करवाते थे। आपको याद होगा वो सोनी एरिक्सन के मोबाइल हुआ करते थे, तो हम उसके अंदर करवाते थे। और अच्छा सानिया साहिबा, जिस तरह से हम आवाम की बात कर लेते हैं, आज 14 अगस्त की आवाम इंतज़ार करिए, आपकी जमात, आपके लीडर कहते हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने एक नई तब्दीली का नारा लगाया था, तो वो तब्दीली का मजीद कितना इंतज़ार करना पड़ेगा आवाम? नहीं, तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ चुकी है, लेकिन उसको दिखाई जो अब देखिए, हमने बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट था, अब हमने सीड्स डाले, अभी पौधे लगे, अभी वो छोटे छोटे, उसको पनपने में, बड़े होने में, तनावार दरख्त बनने के लिए कुछ वक्त दरकार है। बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ हम लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स हम लेकर आ रहे हैं, और यकीन माने जितना काम हमारे मिनिस्टर्स कर रहे हैं और उनके जो हालात मैं देखती हूँ कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट टाइम वो कहेंगे कि शायद वो आगे पार्टिसिपेट ना करें, कि बहुत काम करना पड़ता है। क्योंकि खान साहब जो हैं वो सारा दिन काम करते हैं, क्योंकि मुझे भी मौका मिला उनके साथ एक डेलीगेशन में जाने का, और आप यकीन माने उस वक्त जो मैं हालत देख रही थी कि रात के 12 बजे वहाँ के रात के 12 बजे भी वो लोगों के फोरम में बैठकर उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। अगर एक प्राइम मिनिस्टर के अंदर इतना जज्बा और उनका इतना दिल कर रहा है कि वो एक जहाद समझकर मुल्क के कौम के लिए खिदमत करने को तैयार हैं, बिजनेस कम्युनिटी हो, ट्रेडर्स ग्रुप हो, आपके डॉक्टर्स के मसाइल हो, यंग डॉक्टर्स के मसाइल हो, आपके फनकार हों, या जहाँ पे भी फील्ड पे उनकी नज़र पड़ती है, वो प्रॉब्लम ये है कि वो एक है, इमरान खान एक है, वो बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है तब्दीली लाने की, चेंज लाने की, लेकिन टीम जो है उसको भी तो अपना विजन और अपनी वो चीज़ समझाने में थोड़ा वक्त दरकार है, और कोलैबोरेशन करने के अंदर भी होता है। लेकिन मैं आपको जो अच्छी चीज़ बताऊं कि इंशाल्लाह इस साल के आखिर तक पूरे पंजाब में सेहत कार्ड सबके लिए मैसर होंगे, साफ़ पानी सबके लिए मैसर होगा, तालीम हम एक निसाब लेकर आ रहे हैं। आप जो आपकी बाकी चीज़ें हैं, छोटी छोटी जो डिपार्टमेंट के अंदर कोलैबोरेशन होती है, वो चीज़ें भी हम लेकर, वुमेन एम्पावरमेंट पे हम बहुत काम कर रहे हैं। बजट जो है हमने बहुत बैलेंस बनाया है पूरे पंजाब का, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोजेक्ट आए। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जवाब एक कमेंट करना चाहूँगा, और ये आपने ज़रूर चलाना। देखिए बात यह है कि इमरान खान एक ही है, क्योंकि एक बंदा एक ही होता है, जवाद अहमद भी एक है, हमजा भी एक है, उमर आदिल भी एक हैं, इकरा भी एक है, सानिया भी एक है, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं है। काम करना होता है, आपने काम करके दिखाएं, बड़ी अच्छी बात है, हम तब तालियां बजाएंगे, लेकिन
इस मुल्क के अंदर जो करप्शन की बात होती है ना, जी करप्ट नहीं है वो, नहीं ठीक है, नहीं होंगे। इस मुल्क के अंदर 3 करोड़ मिडिल क्लास जो है उसमें से ज़्यादातर लोग करप्ट नहीं है। मेरे वालिदैन ने कोई करप्शन नहीं की, मैंने कोई करप्शन नहीं की, आपने नहीं की। कौन सी करप्शन की आपने? कौन से डॉक्टर मोहम्मद आदिल ने करप्शन की? नहीं, एक सेकंड, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप एक बंदे पे ना डालें सारा कि एक बंदा जो है वो करप्ट नहीं है, वो लड़ किन से रहा है? वो लड़ रहा है नवाज शरीफ व आसिफ जरदारी से, वो हमसे नहीं लड़ रहा। और ये सारे अरबपति क्लब है, इमरान खान भी अरबपति हैं, वो भी खरबपति अरबपति हैं। इधर मिडिल क्लास के लोग जो हैं उनका तो बेड़ा गर्क हो गया। आप तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आपके पास करोड़ों रुपया ना हो तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इस मुल्क के अंदर आम लोगों को जब तक आप मोबिलाइज नहीं करेंगे, उन लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे पॉलिटिक्स में, अपना स्टेक लेके नहीं आएंगे, तो इस मुल्क में मैं नहीं समझता कि एलीट कैप्चर जो है वो खत्म होगा और इस मुल्क में आम लोगों के लिए कुछ हो सकेगा। ये कॉन्वर्सेशन हम 8 PM के वो करेंगे आपसे। इसीलिए हम ना यौम आज़ादी की मुनासिबत से आपसे ये पूछेंगे। जी। मेरे साथ तो हमेशा से बचपन से ऐसा हुआ, मैंने झंडियां लगाई, सुबह उठा बारिश हो गई। आपके साथ भी हुआ? हमेशा हुआ है। हर बार ये होता था और बच्चों को मैं कहती थी रात को मत लगाना, सुबह लगाना, वरना रात को बारिश हो जाएगी। इसीलिए इस दफा ये कहा जा रहा है कि अपनी झंडियों के ऊपर पैसा जाया ना कीजिए, पौधा लगाइए। बारिश होगी तो वो पौधा पनपना शुरू हो जाएगा। अच्छा, वैसे बच्चों को शौक होता है ना झंडियों का, तो हमने तो वैसे ये भी मशवरा देते बच्चों को प्लास्टिक की झंडियां खरीद लें। बच्चों के शौक क्यों ना हम सीधे करें, बच्चों को ये क्यों ना बताएं कि ये जो दरख्त तुम आज लगा रहे हो, तुम ही इसके साए में कल बैठोगे और तुम उसी का फल खाओगे। एक बात जिसका हमें खुशी का जिक्र करना चाहिए, टिम्बर माफिया खाएगा वैसे उसका फल। सर देखिए, वो भी आप सही फरमाते हैं। अल्लाह करे कि तब तक टिम्बर माफिया भी जो है वो वासिल जहन्नुम हो जाए। बेहतर की उम्मीद रखें। एक असल मैसेज जो आज के दिन का है वो है उम्मीद का। बिल्कुल, उम्मीद का। उम्मीद जब तक रहती है तब तक तब्दीलियां आने का इंतजार भी किया जा सकता है, तब तक आप बहुत तकलीफ भी काट सकते हैं। आप यकीन कीजिए, हमारे लिए आज़ादी की जंग पता है किस दिन शुरू हुई थी? 1875 की 9 मई को, जब पहली गोली चली थी मीरठ के अंदर। और 1875 से लेकर 1947 तक 3 नस्लों ने इंतजार किया था आज़ादी का। तब ये बड़े सभी बगावत की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं सर बिल्कुल मैं म्यूटिनी की बात कर रहा हूँ, मैं जंगे आज़ादी की, जंगे आज़ादी की इब्तिदा की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए इस कौम को कहिए 2 चीज़ें हैं, याद रखिए। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ, और अगर मेरा पैगाम समझ के आप ले लीजिए, अल्लाह ताला पता है किन के साथ होता है? साबरीन के साथ और शाकिरीन के साथ। अगर ये कौम सब्र करने वालों और शुक्र करने वालों में से हो जाएगी तो आप यकीन कीजिएगा अल्लाह आपका हामी और नासिर होगा। क्या बात। आप तमाम कमेंट्स आज देख लीजिए, ना हम में सब्र है ना हम शुक्र करते हैं। तो इसलिए आज का टेक होम मैसेज ये होना चाहिए। और आखिर में एक और बात करनी है आपको, मुझे पता है मैं भी होस्ट रह चुका हूँ, जब ये बेचैनी होती है और बॉडी लैंग्वेज इस तरह हो जाती है तो इसका मतलब है कि कान के अंदर कोई गुदगुदी कर रहा है। तो डॉक्टर साहब अंडरस्टैंड करें। बिल्कुल कर रहा हूं। अच्छा, तो हम जब हमें शुक्रिया करने हैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का कि जश्न मैंने इतना सेंड किया साबरीन और शाकरीन वाला, क्यों गलत किया मुझे बताइए। और क्या सारे झगड़े सब्र भी करेंगे, शुक्र भी करेंगे। और हम जो है ना अब ब्रेक एक लेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सानिया साहब बहुत शुक्रिया आपका, जवाद भाई बहुत शुक्रिया, आप हिस्सा बने जश्न आज़ादी की ये खुसूसी ट्रांसमिशन हम है पाकिस्तान जारी है। हम एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू हम हैं पाकिस्तान। खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है, आज़ादी का जश्न भी जारी है और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ और नए मेहमान। हाँ, आपका तारुफ जो है हम वो करवाएंगे अपने व्यूअर्स के साथ। हमारे साथ सबसे पहले जो अभी हमें ज्वाइन किया है, क्या बात है, बेहतरीन प्लेयर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पाकिस्तान हॉकी के साबिक कप्तान, साबिक ओलंपियन शहबाज अहमद साहब, जिनको शहबाज सीनियर के नाम से हम जानते हैं। शहबाज साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ करवाएंगे प्रोफेसर डॉक्टर कंवल अमीन साहिबा, जो कि वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स की। प्रोफेसर साहिबा अस्सलाम वालेकुम जी। और वादत हमारे साथ मौजूद हैं और आप उनसे बेहतरीन हम नगमे सुनेंगे। अभी सबसे पहले शहबाज भाई,
14 अगस्त आम पाकिस्तानियों की, हम आम पाकिस्तानी खुद को कंसीडर कर रहे हैं, आप तो हमारे माशाल्लाह हीरो हैं। जब कई ऐसे इवेंट्स आए होंगे जब आप पाकिस्तान में नहीं होते होंगे, जब पाकिस्तान से बाहर होते हुए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते होंगे, शायद कोई मैच भी होता होगा, क्या फीलिंग्स होती थी? नहीं, सबसे पहले तो मैं पूरे पाकिस्तान को और जो लोग पाकिस्तानी बाहर के मुल्कों में हैं उनको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरा ये है कि जो हमारे फ्लैग का कलर है वही कलर पहन के हम दूसरी दुनिया में जाते हैं, खेलते हैं। हमें खुद पता है हम एम्बेसडर हैं अपने कंट्री के। तो जब 14 अगस्त पे कहीं भी हम इवेंट करने गए हैं तो हम उसके लिए बड़ी प्रॉपर सेलिब्रेशन करते थे, केक काटते थे, कंट्री के लिए दुआ करते थे, क्योंकि एक आज़ाद मुल्क का शहरी होना ये अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र अदा करें मैं समझता हूँ कम है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, 14 अगस्त की अगर हम बात करें तो ये हमें क्या रिमाइंड कराता है? जो ख्वाब देखा था हमारे कायद ने, अल्लामा इकबाल ने, क्या उस ख्वाब को हम लेकर सही तरीके से चल रहे हैं? हम उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर रहे हैं? आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? देखिए, ख्वाब उन्होंने जितने खूबसूरत मुल्क का देखा था, खूबसूरत मुल्क ये है। और मैंने भी कुछ दुनिया जो घूमी है, जो मुझे खूबसूरत बात लगती है कि इतने छोटे जियोग्राफिक एरिया में जितना तनव्वु है, जितनी वुसअत है और जितनी हर तरह का आपके पास लैंडस्केप है, ये शायद दुनिया में ऐसा नहीं है। तो कुछ ख्वाब हमने उनकी तकमील हो गई है और बहुत से अभी बाकी हैं मेरे ख्याल में जिनकी हमें तकमील करनी है, जो उन्होंने देखे थे। और वक्त के साथ अल्लाह करे कि हम उसको उसी तरह का एक मुल्क बनाएं जैसा कि एग्जैक्टली उन्होंने सोचा था। अच्छा प्रोफेसर, स्टूडेंट्स जब नया बैच आ रहा होता है, जो प्रोफेसर हजरात होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो असेसमेंट कर रहे होते हैं कि ये नई जनरेशन किस तरफ जा रही है, तो ज़रा हमें बताएं कि नई जनरेशन किस तरफ जा रही है? मैं असेसमेंट्स इस तरह से नहीं करती कि एक टैग कि नई जनरेशन जो है ना वो बड़ी ख़राब हो रही है या कुछ है। बात यह है कि यहाँ पे हम पहुँचे, अच्छा भला जो भी हमने किया वो नई जनरेशन ने तो नहीं किया ना, वो हमें बुज़ुर्गों ने अच्छा भी किया और जो भी किया। तो हमें हर वक्त उनको असेस इस तरह से नहीं करना चाहिए कि हमें ही इनको बताना है। मेरा ये मानना है कि हमें उनको सुनना भी है। बिल्कुल। तो मुझे तो बड़ी वाइब्रेंट लगती है। अच्छा। और बड़ी वो उनमें एक फुल ऑफ लाइफ करना चाहते हैं। उनको रास्ता चाहिए, उनको गाइडेंस चाहिए, उनको सही रहनुमाई चाहिए। और आई थिंक दे हैव अ लॉट ऑफ कैपेसिटी एंड पोटेंशियल टू डू मैनी थिंग्स। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है, तो वो हमें उनको सही मौक़े, सही माहौल फराहम करने की ज़रूरत है और सही रहनुमाई। इधर तो हमें उम्मीद ही उम्मीद नज़र आ रही है और ये बहुत अच्छी बात है। प्रोफेसर साहबा ये बात कर रही हैं, वो प्रोफेसर साहबा के वैसे जो स्टूडेंट्स होंगे ना वो सुन रहे होंगे, वो कहेंगे प्रोफेसर साहबा हमें तो कहती हैं कि तुम लोग कुछ नहीं करते, क्योंकि तमाम टीचर्स ऐसी कहते हैं और हमें भी यही जो है ना सुनने को मिलता था। अच्छा शहबाज साहब, जिस तरह से आपसे हर कोई सवाल करता होगा कि जो हॉकी है वो हमारा कौमी खेल है, जवाल का शिकार क्यों हो गया ना, लेकिन मैं आपसे सवाल ये करना चाहूँगी कि इसकी बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं? कैसे हम दोबारा से शहबाज सीनियर जो जैसे नाम है वो हम लेके आएँ? बात यह है कि इसको अगर हमने अच्छा करना है तो गवर्नमेंट सबसे पहले पैट्रनाइज करे, फिर आईपीसी मिनिस्ट्री अपना रोल अदा करे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, उसका कोई किरदार फाल नहीं है, मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स उसका नहीं है। हॉकी बहुत महंगी गेम हो चुकी है। उसके शूज़ जो हैं 15-20 हज़ार के हैं, उसकी हॉकी स्टिक 15-20 हज़ार रुपये की है। और हॉकी बेसिकली गेम है रूरल एरियाज़ की। अगर आप देखें गोजरा, पीरमल, टोबा टेक सिंह, बन्नू, इन एरियाज़ की गेम है। अब वहाँ लोगों के पास फैसिलिटी नहीं है। हमने अगर 20-25 एस्ट्रोटर्फ लगा दी हैं तो वहाँ ना रहने के लिए हॉस्टल होगा, ना उनके खाने के लिए कोई मेस है। आप ग्राउंडें कम कर दें, आप होलसम फैसिलिटी के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना दें जहाँ दूसरे स्कूलों की टीमें आएँ, रहें, उनको आप एंटरटेन कर सकें। और दूसरी जो बड़ी वजह है पिछले 20 साल से हमें नज़र आ रही, आपको पता है पहले तो सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स थे। अल्लाह ताला का करम है कि हमारी फोर्सेस की एफिशिएंसी या चीज़ें बहुत इम्प्रूव हुई हैं। अब जो हमारी यूथ है वो हॉकी की तरफ है ही नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 25 साल का है, एक 20 साल का है। ना हॉकी की बात सुनते हैं, ना हॉकी की बात करते हैं। आपको कभी ख्वाहिश नहीं पैदा हुई कि मेरे बच्चे भी जो हैं कुछ करते हैं? नहीं, मैं इस तरह का फादर हूँ कि मैं अपने बच्चों को फोर्स नहीं कर सकता। मैं उनको जैसे डॉक्टर साहबा ने फरमाया कि हमें सुनना चाहिए, तो मैं उनको मौका देता हूँ। बड़ा जो है वो बास्केटबॉल कभी कभी खेलता है, छोटा साकर खेलता है और छोटा वीडियो गेम भी खेलता है। हमें एक्चुअली हमारी जो यूथ है वो ख़राब हुई है इंडोर एक्टिविटीज़ की वजह से।
तो आप देखें डाइनिंग टेबल पे भी बैठे हैं, पेरेंट्स भी बच्चे भी सब मोबाइल पे लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो हमें बच्चों को आउटडोर लाना चाहिए, और जो हमारे प्रोविंसेस हैं उनमें कोई पॉलिसीज़ बननी चाहिए ऐसी कि जो बंगलों के अंदर स्कूल्स हैं उनको कम किया जाए या ख़त्म किया जाए, आउटफील्ड्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएँ। ठीक है शहबाज सीनियर साहब, हमने इंटरव्यूज़ किए मुख्तलिफ ओलंपियंस के और उनसे जानने की कोशिश की। सकलैन भाई भी आए, सकलैन भाई से हमने पूछा कि जी आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, उनका शहबाज सीनियर। 2-3 इस तरह से हमारे साथ वाक़यात हुए, लेकिन शहबाज सीनियर का फेवरेट प्लेयर कौन था जिस वक्त अभी हॉकी में आना चाहते थे, फिर जब टीम में खेल रहे थे, और उसके बाद भी कोई फेवरेट हुआ कि यार ये लड़का बहुत अच्छा खेलता है? एक्चुअली जब मैं टीम में आया हूँ तो मेरे साथ कोई भी फेवरेट मेरा नहीं था, क्योंकि वो सब अल्लाह ताला ने मुझसे ज़रा थोड़े से कम थे। तो मुझसे जो बड़े सीनियर थे, जिनमें हसन सरदार है, कलीमुल्लाह है, मैंने उनको आइडियलाइज़ किया, उनको देखकर बहुत ज़्यादा हॉकी सीखी। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2 और भी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हॉकी में हम पीछे चले गए हैं। जैसे मैं आया हूँ तो मैंने कलीमुल्लाह को देखा, हसन सरदार को देखा, उनको खेलते देखकर मैंने हॉकी सीखी है। दूसरा, इंटरनेशनल इवेंट्स जो जैसे लाहौर में 90 का वर्ल्ड कप हुआ था, 94 चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, 90 के वर्ल्ड कप में 80,000 लोग थे। मेरे फादर भी स्टेडियम के बाहर मौजूद थे। अब वो माहौल ही नहीं है, हमें इंटरनेशनल हॉकी मिल नहीं रही। हमें एफर्ट करनी चाहिए हमारी मिनिस्ट्री को, गवर्नमेंट को, कि इंटरनेशनल इवेंट आए। आप देखें यूरोप में सॉकर क्यों इतनी फेमस, इतनी पॉपुलर है कि जो भी पेरेंट्स हैं अपने छोटे बच्चों को ग्राउंड लेके जाते हैं। मेसी की शर्ट है 10-10 हज़ार की शर्ट क्यों बिक रही है? कि वो रोल मॉडल बन चुके हुए हैं। हम सिर्फ क्रिकेट के पीछे हैं, गवर्नमेंट भी सिर्फ क्रिकेट को पैटर्नाइज कर रही है। अगर आप डे 1 से देखें, हॉकी के हवाले से कोई भी डिसीजन अभी तक सामने नहीं आया। अच्छा प्रोफेसर साहिबा, हमने आपसे तो स्टूडेंट्स की खास तौर पे बहुत बात करनी है। बिल्कुल हम करें। बहैसियत मुआशरा ये देखते हैं कि इनफरादियत बहुत ज़्यादा आ गई है, इज्तमाइयत से हम दूर होते जा रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स में ऐसा है? क्योंकि हम ये देखते थे, अब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे साइकोलॉजी के तहत हम जज करते हैं, प्रॉक्सी लगती है, क्लास में कोई नहीं बोलता कि ये किसने लगाई है। तो ये इज्तमाइयत की भी तो एक मिसाल है। अब हालात क्या हैं तालीमी इदारों के अंदर? मेरा ख्याल है कि हर सोसाइटी का जो शोबा होता है ना, वो उसकी जो इज्तमाई तर्ज ज़िंदगी है उसी को रिफ्लेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स ज़ाहिर मुआशरे का हिस्सा है, बच्चे ही हैं ना, तो जो कदरें अदरवाइज़ चल रही हैं उन्हीं को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा। दूसरा, एक जो बड़ा अनहेल्दी, जैसे अभी शहबाज साहब कह रहे थे कि क्लासरूम, अब खैर फॉर्मल क्लासेस लिए तो मुझे 2 साल हो गए जब से मैं वाइस चांसलर बनी हूँ, लेकिन उससे पहले ठीक है कि एक क्लासरूम का जो एक एनवायरनमेंट होता है ना जिसमें ये फ़ोन नहीं हो। अब वहाँ पर भी जो पिछले रोज़ में बच्चे बैठे हैं, आपको नहीं पता कि वो क्लास में हैं, फिजिकली तो वो हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उनकी तवज्जो भी है या नहीं है, मेंटली उधर है या नहीं है। तो ये मेरा ये ख्याल है कि जिस वक्त जो वो काम कर रहे हैं अगर उसको पूरी तवज्जो से करें तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा ये बयान करूँ, एक दफ़ा मैंने जो कहते हैं ना हम कितना पोटेंशियल कितना हमारा, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपनी एक क्लास को रिजल्ट बताया तो ज़ाहिर है बच्चों का थोड़ा सा होता है कि जी इतने नंबर है। मैंने कहा अच्छा चलें ऐसा करते हैं, एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं, इधर ही सर्वे। मैंने एक स्केल बनाया ब्लैक बोर्ड पे, मैंने कहा ये 0 है, ये 10 है। एक एफर्ट जो होती है, आप मुझे बताइए खुद सेल्फ असेसमेंट कि 0 से 10 के स्केल पे आपकी अपनी पूरी, अगर आप कहेंगे जी मैंने पूरी कोशिश की कि मुझे ये आता, ठीक है, तो वो कितनी है आप लगा। कैन यू बिलीव कि मेजॉरिटी ऑफ द क्लास, और ये मैं मास्टर्स के बच्चों की बात कर रही हूँ, उन्होंने 40 और 50 के ऊपर रखा। अच्छा। सिर्फ 2 या 3 बच्चों ने कहा होगा कि जी हमने कोई अपनी 70% पूरी कोशिश की। तो मैंने कहा आप मुझे खुद बताइए, जब आपकी अपनी एफर्ट सेल्फ असेसमेंट में इतनी है, बिल्कुल, तो आप फिर रिजल्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो 70 और 80% है? तो ये थोड़ा करके ज़्यादा हासिल कर लेने की जो एक है ना ट्रेंड, अगर आपने 2 चैप्टर्स का टेस्ट लिए तो उतनी तैयारी करनी है, अगर 1 दिए तो उसको और कम कर देना, ये नहीं करना कि हम उसमें और एफर्ट डालें। तो ये थोड़ा सा मुझे नहीं पता इसको इज्तमाइयत के साथ रिलेट करें या वैसे, लेकिन ये जो एक एटीट्यूड है ना सतही से तरीके से इल्म को भी हासिल करके डिग्री मिल जाए, बिल्कुल वो डिग्री जिन बच्चों को, वो फिर हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेना, जिन बच्चों ने देखे जेन्युइनली अच्छी मेहनत करके डिग्री ली है उनकी, जब आप मार्केट में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, उनमें, और जिन्होंने उस वक्त ऐसी तरह से सरसरी तरीक़ों से करके किया होता है,
असल आपका टेस्ट होता है जब आप मार्केट में जाते हैं, लोगों को पता चल जाता है। प्रैक्टिकल आप फील्ड में निकलते हैं और काम करते हैं तो आपको पता लगता है। इसलिए खलूस जो है ना, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जिस वक्त जो काम कर रहे हैं ना, वो पूरे ईमानदारी और पैशन और खलूस के साथ करें तो रिजल्ट फिर अल्लाह ताला पे छोड़। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, हम अगर बात करें तालीम की, एजुकेशन की, हम इतना पीछे क्यों रह गए खित्ते की? अगर हम बात करें तो खित्ते में हम तालीमी मैदान में पीछे क्यों रह गए? माजी में हमने कौन सी ऐसी गलतियाँ की हैं जिनकी वजह से हमारा ये हाल हो गया, एजुकेशन का हमारा सिस्टम जो वीक हो गया, और हमें मुस्तकबिल में क्या करना होगा? जैसे इनकी ये दुखती लगे ना, इसी तरह एजुकेशनिस्ट में। इसीलिए मैंने कहा ना कि अब हमें मुस्तकबिल में ऐसी कौन सी गलतियाँ जो हमने माजी में की हमें नहीं दोहरानी है। वैसे तो ये बड़ा खुशी का दिन है, इसलिए इसमें इस तरह की बातें, लेकिन मैं भी कि ऐसे मौक़ों पर हमें थोड़ा सा अपने आप को रिव्यू भी कर लेना चाहिए। रिव्यू करने की ज़रूरत है। देखिए, हम ना कई किस्म के मसाइल का शिकार हैं। इसमें एक हमारा ज़ाहिर है, एक हम पर्दे के पीछे क्या सोचते हैं वो है। तो कुछ थोड़ी सी इनडिसाइसिवनेस जिसे कहते हैं ना, कन्फ्यूजन हमारा से फॉर इंस्टेंस हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ही नहीं 70 साल हो गया फाइनल होता। एक हुकूमत आती है वो कहती है नहीं अंग्रेज़ी में भी होना, दूसरे 5 साल के बाद कहते हैं नहीं जी अब इसको उर्दू में कर दें। मतलब बार बार हमारे से वो नहीं होता। फिर हम कहते हैं करिकुलम में ये सब्जेक्ट्स बहुत ज़रूरी होने चाहिए, प्रोफेशनल्स में भी हमें ये पढ़ना चाहिए। तो जो कंटेंट है, एक एग्रीमेंट जिसे होना होता है ना, वो हमारा नहीं हो पाता। मतलब अभी मुझे इतना अफसोस हुआ है कि नया अफसोस क्या है कि लम्हा फ़िक्रिया तारीख की हम बात कर रहे हैं। हम जब मैं वाइस चांसलर में, तो हमने कोर्सेज मैंने कहा सारे रिवाइज़ करें, एक दफ़ा अपने देखें। अब हिस्ट्री का जो कोर्स, पाकिस्तान हिस्ट्री का कंटेंट के लिए नीचे कोई FA के लिए हम देख रहे हैं या बैचलर्स के लिए सॉरी, कोई 10 किताबें ना अलग अलग लिखी हुई थी। मैंने कहा कोई एक ऐसी टेक्स्ट बुक जो कि जिस पर सबका इत्तेफाक हो। देखें, एक तारीख पहले की है और एक तारीख पाकिस्तान के बाद की है। तो क्या हमारे पास वो तारीख ऐसी लिखी हुई है जो कि हम सब उस तरह से पढ़ लें? तो हमें कई इश्यूज में ना क्लैरिटी नहीं है। फोकस क्या एजुकेशन का होना चाहिए वो नहीं है। एरियाज किन में ज़्यादा ज़रूरत है वो नहीं है। तो एक प्लानिंग, आई वुड से लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ फोकस एंड देन इंस्ट्रक्शन के जो हमारे मॉडल्स हैं वो रिडंडेंट है। आपको वाज़े फ़र्क नज़र आता है रॉट लर्निंग बच्चों की। ये एक और मैं शेयर कर दूँ, मैं सबसे मुश्किल असाइनमेंट बच्चों के लिए हमेशा वो रही है, बच्चों के लिए नहीं, मैं फिर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जी जिसमें उनको खुद सोचना पड़ता है। हाँ। मैंने फिर एक दफ़ा बच्चों से कहा, मैंने एक टर्म इजाद की है, मैं यहाँ पे भी, वो अंग्रेजी में कहते हैं आई विल मेक यू टू थिंक। तो मैंने कहा मैंने आपसे सोचवाना है, यू हैव क्रिटिकल थिंकिंग की बात हो रही है। इसलिए कि उनको हमने अदब के नाम पर और पता नहीं किस किस नाम पे स्कूल लेवल पे आगे उनके हमने इंडिपेंडेंट जो थिंकिंग है ना उसको हम पहले कर्व करते हैं। सही है। जब हम वो यूनिवर्सिटी में आता है फिर आप कहते हैं सोचो, खुद से करो। जब हमने उसको ट्रेन ही नहीं किया अपनी सोच को आगे करने के लिए, तो हम उससे फिर क्या एक्सपेक्ट करें? बिल्कुल। आज का दिन हम 14 अगस्त की खुशियां तो मना रहे हैं, लेकिन हमने ये भी देखना है, अपने फ्यूचर को भी देखना है, कायद का पाकिस्तान बनाना है। इकबाल के ख्वाब की ताबीर की हम बात कर रहे होते हैं, तो सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने अपनी गलतियां जो हैं उनकी निशानदेही भी करनी है, मुस्तकबिल जो है हमारा वो है इन तमाम गलतियों से, इन तमाम चीज़ों से, जो फ्लॉज हैं उनसे पाक हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू हम हैं पाकिस्तान। खुसूसी आज़ादी की ट्रांसमिशन जारी है। मतलब आपको भी हम थोड़ा सा बचपन में लेके जाते हैं। झंडियाँ लगाने का, बैजेस लगाने का, कुछ तैयारी करने का कितना शौक होता था और कितना क्रेज़ होता था 14 अगस्त का। 14 अगस्त में वो उस वक्त तो इतने अवेलेबल नहीं होते थे बलून्स और ये, वो ऑनेस्टली स्पीकिंग, हाँ जी, तो वो खुद ही कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, वो लगाए हुए हैं और गलियों में फिर रहे हैं ऐसे ही। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँ कि मैं हमेशा जब मैं लूडो खेलती थी ना, अच्छा, तो ग्रीन लेती थी ऑलवेज। अगर वो ग्रीन कोई और लेगा तो मैंने नहीं किया, इसलिए वो मेरा रंग होता था। तो ग्रीन का जो है ना मेरा तब से ये लगा हुआ है ना, ये लगा हुआ। तो ग्रीन ब्लेजर पहन के जाना, ग्रीन शर्ट के साथ मैदान में उतरना, तो शहबाज सीनियर साहब क्या फीलिंग्स होती हैं? नहीं, बहुत ऑनर की बात है। मैं जैसा कि प्रोफेशनल हॉकी खेला हूँ हॉलैंड में 4 साल,
वो लोग हमें ले गए स्वाना वगैरह के लिए, स्क्वाश के लिए, हॉलैंड क्लब वाले। जब मैं वो क्लब में एंटर हुआ हूँ तो एक तरफ जहांगीर की फ़ोटो लगी हुई है, दूसरी तरफ जानशेर खान की फ़ोटो लगी, तो मुझे और ज़्यादा मैंने प्राउड फील किया है। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो हीरोज़ की वजह से बना है। अगर आप देखें क्रिकेट में, हॉकी में हिस्ट्री क्रिएट की हुई है, स्क्वाश में देखें जहांगीर 10 टाइम ब्रिटिश ओपन, बहुत मुश्किल लगता है कि ये कंटिन्यूटी आए हमें। तो बहुत खुशी की बात है, जब मैं शर्ट भी पहनता था, ब्लेज़र भी पहनता था, मुझे पता है कि कितनी कुर्बानियों से ये कंट्री मिला है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और मैं नेशनलिज्म अपना एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ग्राउंड में दिखाने की कोशिश करता रहा हूँ। नहीं आपने बेहतरीन, नहीं, आपने पूरी दुनिया को दिखाया। आपने दिखाया ग्राउंड में, कोशिश नहीं की, आपने दिखाया है, हम मानते हैं इस चीज़ को। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात करते रहे कि हम लोग गवर्नमेंट की बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या किया, हम अगर अपनी बात करें बहैसियत कौम इनफरादी तौर पर हमने क्या किया इस मुल्क के लिए और हमें क्या करना है इस मुल्क के लिए भी? वो कहते हैं ना, कतरा कतरा दरिया बनता है, तो कतरा कतरा अगर साफ अच्छा होगा तो दरिया भी खूबसूरत अच्छा होगा। तो अपना जो भी रोल है, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हम ये कहते हैं लोग बड़े बेवफा हैं, दुनिया ये है, हम भी वही है, कोई दूसरा हमारे लिए भी वही कह रहा होगा। बेशक। तो इसलिए हम इज्तिमाई तौर पर ही बनते हैं, और लेकिन इनफराद से कौम बनती है, अफराद से। तो अगर हम अपनी जिस रोल में जिस वक्त हैं उसको पैशन के साथ करें और कमिटमेंट के साथ करें, तो मेरा ख्याल है यही कामयाबी जो है ना उसी में। वही मामला है, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। शहबाज सीनियर साहब, हमने बुजुर्गों से आपके बारे में बहुत सुना, वो बहुत सारे बहुत ही पसंद करते हैं आपको, बहुत। मुझे तो बहुत बूढ़ा कर दिया आपने। नहीं वो आपको मतलब वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि ये लड़का बहुत अच्छा खेलता है, वो ये कहते हैं। चले ये थोड़ा सा ना बैलेंस होगी बात। उसमें ये बताएं कि वो जो हीरो जो शहबाज सीनियर लोगों के जहनों में नक्श है कि ये शहबाज सीनियर ने पाकिस्तान के लिए किया है, क्या समझते हैं कि ड्यू क्रेडिट हॉकी प्लेयर्स को वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, शहबाज सीनियर को इंक्लूड करके? एक्चुअली पिछले 20-25 साल से ये ट्रेंड बन गया कि हॉकी प्लेयर की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि वो जिन ऑर्गेनाइजेशंस में हैं वहाँ जो ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं वो भी उनकी इज्जत नहीं करते। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये बातें नहीं पता। जैसे मैं PIA से बिलोंग करता हूँ, जिन्होंने हीरोज़ हैं, जिन्होंने 20-20 साल खेला है, जो लाहौर का रहने वाला है वो इस्लामाबाद चला गया, जो इस्लामाबाद का रहने वाला है उसको लाहौर पोस्ट कर दिया, तो उनको बुला के रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि जो भी बंदा जिसकी कंट्रीब्यूशन है इस कंट्री के लिए वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई ओहदा मिल गया है तो ये टेम्परेरी है। बिल्कुल। हाँ, और ये भी नहीं पता कि मेरिट पे मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि पाकिस्तान का तो कल्चर आपको पता है ना, आप घर बैठे हुए हैं तो 20 लाख रुपए की नौकरी आपको मिल जाती है। तो ये डीमेरिट कामों की वजह से आज हमारी गेम्स जो है वो बहुत बुरी तरह इफेक्ट है। कोई वाकया हमें बताएं जो फनी वाकया कभी पेश आया हो अपने खिलाड़ियों के साथ, सीनियर्स के साथ गए हो तो कोई टीम्स में भी रैगिंग हुआ करती थी, जूनियर्स के साथ उनकी कोई रैगिंग करते थे, कोई वाकया जो पाकिस्तान से बाहर कभी पेश आ गया हो? मैं एक्चुअली मेरी जितनी भी 20 साल का करियर है, मैं बहुत ज़्यादा कम ऐसा प्लेयर हूँ जिसने कम वाक़यात लोगों को सुनाए हैं। मैं बड़ा फोकस्ड और टू द पॉइंट रहा हूँ। जैसे खेलने में भी मैं आपको बताऊँ, मैं अपने टीम से ज़्यादा बात नहीं करता था, टीम मीटिंग के अलावा अपने प्लेयर से भी ज़्यादा बात नहीं करता था कि मेरा फोकस दाएँ बाएँ ना हो जाए। तो अगर आप मेरे साथ के प्लेयर या मुझसे पुराने प्लेयर वो 2 घंटे आपको किससे सुनाते हैं? आप ऑब्जर्व तो करते होंगे ना कि यार ये चीज़ हो रही है। मैं आई एग्री। मैं कहता हूँ मेरी कोशिश होती थी, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया, मैं इररेलेवेंट चीज़ में नहीं जाता था। जैसे अगर टीम के लिए यूनिफॉर्म आई है, शूज़ आए हैं, सॉक्स आए हैं, स्टॉकिंग्स आई हैं, मैं उनको लेने के लिए भी नहीं जाता था। मैं कहता था जो मेरी चीज़ें हैं मुझे भेज दें। क्योंकि आप देखें, अगर आपको 6 महीने नहीं पहले पता होगा कौन से जूते पहन के वर्ल्ड कप खेलना है, कौन सी हॉकी से आपने खेलना है, जो दिन की रूटीन है उसमें नाश्ता कब करना है, आपने क्या खाना है, रात को कितने बजे सोना है, ये डिसिप्लिन इतना इम्पोर्टेंट है एक एथलीट के लिए कि आप बहुत ज़्यादा पीछे बहुत चले फिट हैं अभी भी, खेलते हैं या नहीं? अब नहीं खेलते? नहीं, मैं हॉकी नहीं खेलता, लेकिन मैं बड़ा डिसिप्लिन्ड है। हाँ, डाइट कॉन्शियस हूँ। मैं रात को 8-9 बजे के बाद कोई चीज़ हो, कोई शादी हो, कोई खाना नहीं खाता। मैं मगरिब खत्म होती है तो 7 बजे। आपको शादी पे अगर किसी ने बुलाना है दोपहर का फंक्शन रखे, वो उसकी अपनी मर्जी है, उनका एक खाना बच जाता है मेरे नाम खाने से। क्योंकि आपको पता है रात को जो लेट खाना है ना, वो आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस है। अगर मेरी पूरी फैमिली सुबह सो रही है, वीकेंड है, तो वो सब सो रहे होंगे और मैं अकेला नाश्ता कर रहा हूँ,
क्योंकि जो सुबह का खाना है उसमें अल्लाह ने बड़ी बरकतें रखी बिल्कुल हैं। ऐसे ही। इसी तरह जो हमारे ट्रेनिंग कैंप्स होते थे 2 दिन के बाद तीसरे दिन रेस्ट डे होता था। जब वो रेस्ट डे पे मैं डाइनिंग टेबल पे जाता था 40 लड़के अपने कमरे में सो रहे होते थे और मैं अकेला नाश्ते के टाइम टेबल पे बैठा अच्छा, होता वैसे था। जो कुदरत ने निज़ाम बनाया ना, अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम ठीक रहेंगे। ज़रा सा हम उस निज़ाम से हटेंगे तो हम अपनी बहुत अच्छी कहेंगे आपने बात इंसान की जो है है। वो अपनी बर्बादी की तरफ चला अल्लाह जाता है। ताला ने रात बनाई सोने के बिल्कुल लिए ऐसे और एक एथलीट अगर एक रात जागता है तो 15 दिन पीछे उसकी ट्रेनिंग चली जाती है। क्या बात है, वाकई बिल्कुल। में अच्छा ये प्रोफेसर तो- साहिबा, आपसे तो हमने यही जानना है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता। जब हम भी स्टूडेंट्स थे नहीं होता था, आप प्रैक्टिकल लाइफ में ही क्यों हो रहा होता है, बड़े हो गए तो तुम्हें पता लग जाएगा। उनके लिए कोई मैसेज, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारी यूथ है बिल्कुल। हमारे लिए, क्योंकि फ्यूचर तो वही है। उन्हीं के हाथों में है। मैसेज इतने, मैं भी कल भी ये कह रही थी कि बच्चे मैसेज का नाम सुन के वो कहते हैं ये फिर हमें कोई और नसीहत आ गई है, चलो सुनते ही नहीं। लेकिन फिर भी हमारी आदत है कि हमने क्या बताना होता है। मेरा ये ख्याल है, जैसा मैंने पहले कहा कि स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट का क्या मतलब है, उस वक्त आप तालिबे इल्म हैं तो क्या आप सही मानों में तालिबे इल्म बने हुए हैं या नहीं। तो इल्म कहाँ जहाँ से भी मिल रहा है, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना पढ़ने की या मुताले की जो आदत है, चाहे आप अपने सेल फ़ोन पे पढ़ लें, अब इंफॉर्मेशन आपके एक क्लिक के ऊपर है। बिल्कुल। बच्चे कई दफ़ा आते हैं टेस्ट देने के लिए आते हैं या इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं, तो जितना मैं समझती हूँ कि पैशन के साथ उनको तैयारी होनी चाहिए ना, ये टेस्ट है उसमें कुछ लैक करता है। तो पूरी अपनी उस और करें और उसके बाद तफरीह करें तो फिर भी इंजॉय करेंगे। हमारी जो नेशन है ना वो ज़रा फैज़ साहब के उस पर चलती है, कुछ इश्क किया कुछ काम किया और आखिर दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो वो पढ़ने के टाइम पे कुछ और सोच रहे होते हैं, कुछ और सोचने के टाइम में पढ़ाई की टेंशन। तो जिस वक्त आप जिस जगह पे हैं ना, जिस मकाम पे हैं, उस रोल को पूरा अदा कर लें और फिर फ्री होएं और फिर एंटरटेनमेंट में क्या जाएं। बात है। हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया शहबाज सीनियर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहिबा, बहुत शुक्रिया वादित रमीज साहब कि आप लोग आए और जश्न आज़ादी की खुशियों का हमारे जो लिए है हिस्सा ये भी बने। बड़ी खुशी की बात है। और अब बहुत शुक्रिया जश्न जी, बहुत आज़ादी का शुक्रिया। मनाना हम इतनी रंगारंग तकरीब में हम यही दुआ करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा तरक्की की राह पर जो है गामजन रहे। एक ऐसा शहर बसाएं हम जहां धूप छाँव गले मिलें, जहां बांझ रुत में भी गुल खिलें, जहां आदमियत के नुत्को लब पे न शहर यार का खौफ हो, जहां सरसराए न आदमी की रगों में कोई हिरास तक, जहां लोहे खाक पे उम्र भर किसी बेगुनाह के खून का कोई दाग कोई निशाना हो, जहां चांद मांद ना हो कभी, जहां चांदनी की रिदा बने, जहां सच को सच से हो वास्ता, जहां जुगनुओं को हवा दिखाती हो रास्ता। तो हम आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे और जश्न आज़ादी की मुबारक एक बार से फिर आप देंगे। सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और इस कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के इस कॉल के साथ कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, इसकी पासदारी करनी है। बिल्कुल। इकरा, अपनी सालगिरह का तो हम केक काटते रहते हैं, पाकिस्तान की सालगिरह का पाकिस्तान भी की सालगिरह का भी हम केक काटते हैं, अपने गेस्ट के साथ ही काटते हैं। चलें। बिल्कुल जी, केक काट लेते हैं, केक कटिंग सेरेमनी करते हैं। ये